हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीएचएसएल का 3 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 3 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि पंडित रविशंकर का संबंध ये जो है किस वाद्य यंत्र से है। तो देखिए, पंडित रविशंकर का जो संबंध है ना, ये आपके सितार वाद्य यंत्र से है। तो सितार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा इनके अगर पुरस्कार की बात कर ले तो देखिए, पंडित रविशंकर को जो है 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा इन्हें 1981 में जो है पद्म विभूषण से जो वो सम्मानित किया गया था और 1967 में इन्हें जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके टीसीएस के द्वारा जो है प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक से जो है लगातार प्रश्न आपके जो है वो पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर सितार वादक की बात कर ले तो पंडित रविशंकर, उमाशंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी, विलायत खान, शाहिद परवेज और वंदे हसन, इन सभी का जो संबंध है ना, ये आपके सितार वाद्य यंत्र से है। सरोद वादक की अगर मैं बात कर लूँ तो अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, विश्वजीत राय चौधरी, मुकेश शर्मा, बुद्धदेव दास गुप्ता, इन सभी का जो संबंध है ना, ये आपके सरोद वाद्य यंत्र से है। इसके अलावा पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सुपारी, इन सभी का जो संबंध है ना, ये आपके संतूर वाद्य यंत्र से है। शहनाई वादक की बात कर ले तो बिस्मिल्लाह खान, अली अहमद हुसैन खान, दयाशंकर जगन्नाथ, इन सभी का जो संबंध है ये आपके शहनाई वादक से है। बांसुरी वादक की बात कर ले तो हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी, वी कुंजमणि, इन सभी का जो संबंध है ना, ये आपके बांसुरी वाद्य यंत्र से है। तबलक वादक की बात कर ले तो जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खान, गुदई महाराज, किशन महाराज, लतीफ़ खान और सुखविंदर सिंह, इन सभी का जो संबंध है ना, ये आपके तबला वाद्य यंत्र से है। वायलिन वादक की बात कर ले तो टीएन कृष्णन, डॉक्टर एन राजन, एल सुब्रमण्यम, इनका जो संबंध है ये आपके वायलिन वादक से है। पखावाज की बात कर ले तो गोपाल दास, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, छत्रपति सिंह, रहमान खान, इन सभी का जो संबंध है ना, ये आपके पखावाज से है। इसके अलावा अगर रुद्र बीना की बात कर ले तो देखिए, उस्ताद सादिक अली खान, असद अली खान, इन सभी का जो संबंध है ये आपका रुद्र वीणा से है। वीणा वादक की बात कर ले तो एस बालाचंद्रन, कृष्ण भागवतार, बदरुद्दीन डागर, इन सभी का जो संबंध है ना, ये आपके वीणा वाद्य यंत्र से है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये जो है कब हुई थी। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ना, ये आपका 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम के द्वारा जो है ये आपका बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में जो है इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे ये आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। और इसमें जो आपके टोटल जो है 72 प्रतिनिधि जो वो आपके शामिल थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। तो 28 दिसंबर 1885 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी ना, उस समय भारत का वायसराय यानी गवर्नर जनरल जो है वो कौन था। तो देखिए, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी यानी 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, उस समय जो भारत का वायसराय था ना, ये आपका डफरीन था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कांग्रेस के अन्य महत्वपूर्ण अधिवेशन की बात कर ले जहां से एग्जाम में आपके लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका दूसरा जो अधिवेशन है ये आपका कलकत्ता में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता ये आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और इसमें जो आपके 72 प्रतिनिधि से बढ़कर जो है वो आपका 436 हो गया था। इसके अलावा तीसरे अधिवेशन की बात कर ले तो देखिए, कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन है ये आपका 1887 में हुआ था, जो कि आपका मद्रास में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता है ये आपके सैयद बदरुद्दीन तैयबजी के द्वारा किया गया था। और ये जो आपके बदरुद्दीन तैयबजी थे ये आपके जो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी जो है वो आपके बने थे।
तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा चौथा अधिवेशन भी जो आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो आपके प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो वो बनाए गए थे। और जो चौथा अधिवेशन हुआ था ये आपका 1888 में हुआ था, जो कि आपका इलाहाबाद में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता है ना, ये जॉर्ज यूल के द्वारा जो वो किया गया था, जो कि आपके प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि पहली बार राष्ट्रीय जो आपका गीत है ना, जो कि आपका वंदे मातरम है, ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। तो देखिए पहली बार जो आपका राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है ना, ये कांग्रेस के 12वां अधिवेशन जो कि आपका 1896 में हुआ था। और ये जो आपका कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है एम रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा किया गया था। और इसमें जो है पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को जो वो गाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की बात कर ले तो देखिए 1906 में जो आपका अधिवेशन हुआ था वो आपका कलकत्ता में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता ये आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और इसमें जो है सबसे पहले जो आपका स्वराज्य शब्द का जो प्रथम बार प्रयोग है ना, ये आपका इन्हीं के द्वारा जो वो किया गया था। यानी एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वराज शब्द का जो प्रथम बार प्रयोग है ना, ये आपका किस अधिवेशन में किया गया था। तो ये जो आपका 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में जो वो किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 1906 में ही जो है आपका मुस्लिम लीग की जो है स्थापना भी हुआ था। इसके अलावा 1907 का जो आपका अधिवेशन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था। तो देखिए 1907 का जो कांग्रेस का अधिवेशन है ये आपका सूरत में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है ये आपका रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। और इसी अधिवेशन में जो आपका कांग्रेस का विभाजन भी हुआ था। यानी पूछा जाता है कि गरम दल और नरम दल ये जो आपके कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है अलग हुए थे। तो ये आपके 1907 के सूरत अधिवेशन में जो है वो आपके अलग हुए थे। इसके अलावा कांग्रेस का जो आपका ये तो आपका विभाजन हो गया। नरम दल और गरम दल ये जो है किस अधिवेशन में जो आपके एकजुट हुए थे। तो ये जो आपका 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था ना, इसमें आपके गरम दल और नरम दल जो है वो आपके एकजुट हुए थे। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि आपका जो है पहली बार राष्ट्रगान ये जो आपका कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। तो देखिए पहली बार जो आपका राष्ट्रगान है ना, ये आपका 1911 में जो कि आपका कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर के द्वारा किया गया था। और इसी अधिवेशन में जो है पहली बार आपका राष्ट्रीय गान जो वो गाया गया था। इसके अलावा 1917 का भी आपका कांग्रेस अधिवेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है प्रथम महिला अध्यक्ष जो वो बनी थी। और प्रथम जो महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की वो आपका श्रीमती एनी बेसेंट बनी थी। और 1917 का जो आपका कांग्रेस का अधिवेशन है ये कहाँ पर हुआ था। तो ये आपका कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है ये आपका श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा जो वो किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मुगल बादशाह हुमायूं ने जो है किस नगर की स्थापना की थी। तो देखिए हुमायूं के द्वारा जो है 1533 ईस्वी में जो है ये आपका दीनपना जो नगर है ना, इसकी स्थापना जो वो किया गया था। और किस नदी के किनारे किया गया था। तो ये आपका यमुना नदी के किनारे किया गया था। तो दीनपना नगर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि हुमायूं का जो है जीवनी का नाम पूछा जाता है। तो देखिए हुमायूं का जो जीवनी का नाम है ना, वो आपका हुमायूं नामा है। और ये जो आपका हुमायूं नामा पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया था। तो देखिए ये जो आपका हुमायूं नामा पुस्तक है ना, ये उनकी बहन गुलबदन बेगम के द्वारा जो है ये लिखा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मुगल बादशाह हुमायूं की बात कर ले तो ये जो आपका बाबर का जो है बड़ा पुत्र था। और आपका जो मुगल बादशाह सबसे पहला कौन रहा था। तो ये आपका बाबर रहा था। और बाबर का जो शासनकाल है ये कब से कब तक रहा था। तो ये आपका 1526 से लेकर जो है 1530 तक जो इसका शासनकाल रहा था। इसके अलावा अगर हुमायूं के पुत्र की बात कर ले तो देखिए हुमायूं का जो उत्तराधिकारी था ना, ये आपका अकबर था। इसके अलावा इनके युद्ध के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए हुमायूं के द्वारा जो है ये आपका चौसा का युद्ध लड़ा गया था। चौसा का जो युद्ध है ये आपका 25 जून 1539 को शेर खां और हुमायूं के मध्य लड़ा गया था। और इसमें जो आपका शेर खां जो है वो विजयी रहे थे। यानी हुमायूं जो है ये आपका जो है वो पराजित हो गया था। और इसी युद्ध के बाद जो है शेर खां ने जो शेरशाह की जो उपाधि है ना वो धारण की थी। इसके अलावा एक आपका बिलग्राम का युद्ध से पूछा जाता है। तो देखिए बिलग्राम का भी जो युद्ध है ना, ये आपका 17 मई 1540 ईस्वी को हुआ था, जो कि आपका शेर खां यानी शेरशाह सूरी के द्वारा और हुमायूं के मध्य जो है ये आपका लड़ा गया था। और इस युद्ध में भी जो है वो आपके शेर खां जो है वो विजयी रहे थे और हुमायूं जो है वो आपका पराजित हो गया था। और शेर खां ने आसानी से जो है दिल्ली और आगरा पर जो अपना अधिकार जो है वो जमा लिया था इसी युद्ध के बाद। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एस्परा डांस, बिहार डांस, चाली डांस आर द एस्पेक्ट्स ऑफ विच क्लासिकल डांस फॉर्म, यानी जो ये आपका अप्सरा नृत्य, बिहार नृत्य, चली नृत्य, ये जो आपके किस शास्त्रीय नृत्य के जो है प्रमुख शैलियाँ हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अप्सरा नृत्य, बिहार नृत्य, चली नृत्य, दशावतार नृत्य, मंचोक नृत्य, नटवा नृत्य, रस नृत्य, राजघरिया चली नृत्य, गोसाई प्रवेश, बार प्रवेश, गोपी प्रवेश, झुमुरा, नाडू भंगी और सूत्रधारा, ये सब जो आपकी शैलियाँ हैं ना, ये आपके सत्रिया नृत्य के जो है शैलियों के जो है इन्हें विभाजित किया गया है। तो सत्रिया नृत्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा सत्रिया नृत्य की बात कर ले तो ये जो आपका असम राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है और सत्रिया नृत्य की जो खोज है यानी इसकी जो स्थापना ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए सत्रिया नृत्य की जो स्थापना है ना ये 15वीं शताब्दी में श्रीमंत शंकर देव के द्वारा किया गया था। इसके अलावा बात कर ले सत्रिया नृत्य के बारे में तो देखिए सत्रिया नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा ये जो है कब दिया गया था, तो ये आपका 2000 ईस्वी में दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि संविधान का अनुच्छेद ये जो 22 है ना ये किससे संबंधित है। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 22 की बात कर ले तो ये आपका गिरफ्तारी और कुछ मामलों में जो है नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण से संबंधित है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 22 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया गया हो और ऐसी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में यथाशीघ्र बताए बिना उन्हें जो है हिरासत में नहीं रखा जाएगा और ना ही उसे अपनी पसंद के वकील से जो है परामर्श करने और बचाव करने के अधिकार से जो है उन्हें वंचित किया जाएगा। ये जो आपका अनुच्छेद 22 में जो वो आपका बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जो है सबसे अधिक महिला साक्षरता दर यानी सबसे अधिक जो महिला लिटरेसी रेट है ना ये किस राज्य का रहा था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो राज्य है ये आपका केरल राज्य रहा था और सबसे अधिक महिला साक्षरता दर वाला भी जो राज्य है ये आपका केरल राज्य ही रहा था। तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले केरल का साक्षरता दर ये जो है कितना रहा था। तो देखिए केरल का जो साक्षरता दर है ना ये आपका 94% रहा था, जिसमें अगर पुरुष साक्षरता दर की बात कर ले तो देखिए पुरुष साक्षरता दर जो है ये आपका 96.11% रहा था और महिला साक्षरता दर जो है ये आपका 92.07% रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर सबसे कम लिटरेसी रेट के बारे में पूछा जाए तो देखिए सबसे कम जो साक्षरता दर है ना ये आपका बिहार राज्य का रहा था। बिहार राज्य का जो आपका लिटरेसी रेट है ये आपका 61.80% रहा था, जिसमें पुरुष साक्षरता दर जो ये आपका 71.20% रहा था और महिला साक्षरता दर जो ये आपका 51.50% रहा था। तो सबसे कम पूछ ले या सबसे कम महिला साक्षरता दर किस राज्य का रहा था, तो उस दोनों में जो आपका करेक्ट आंसर जो वो आपका बिहार होगा। इसके अलावा सबसे कम बिहार के बाद अगर पूछा जाए किसका लिटरेसी रेट कम रहा था तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश का रहा था। वहीं अगर महिला में पूछा जाए कि सबसे कम बिहार के बाद जो है सबसे कम महिला साक्षरता दर ये जो है किस राज्य का रहा था, तो ये आपका राजस्थान राज्य का रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान का जो महिला साक्षरता दर है वो आपका 52 पॉइंट समथिंग कुछ रहा था। इसके अलावा अगर भारत के साक्षरता दर की बात कर ले तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो साक्षरता दर है ना ये आपका 74.04% रहा था, जिसमें पुरुष साक्षरता दर जो ये आपका 82.14% रहा था और महिला साक्षरता दर जो ये आपका 65.46% रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो की बात कर ले तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार आपका जो सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात वाला राज्य रहा था ये आपका केरल राज्य रहा था। इसके अलावा सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य अगर पूछा जाए तो ये आपका हरियाणा राज्य का रहा था और भारत का जो लिंगानुपात है ये आपका 943 रहा था। इसके अलावा लिंगानुपात होता क्या है, तो देखिए 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है ना उसे ही जो आपका सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2 अक्टूबर को जो है क्या मनाया जाता है। तो देखिए 2 अक्टूबर को जो है प्रति वर्ष आपका अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने की शुरुआत कब की गई थी, तो ये आपका 2007 में जो ये आपका शुरू हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अन्य दिवस की अगर मैं बात कर लूँ जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं
जैसे कि प्रवासी भारतीय दिवस, यानी जो आपका ये प्रवासी भारतीय दिवस है ये आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है। और 9 जनवरी को ही जो आपका प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है महात्मा गांधी जो है आपके 9 जनवरी 1915 को जो है दक्षिण अफ्रीका से जो वो आपके भारत लौटे थे। इसके अलावा आपका 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का जो जन्म है इसी दिन हुआ था। इसके अलावा 30 जनवरी को जो आपका महात्मा गांधी का जो है आपका शहादत दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को जो आपका विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 4 फरवरी को जो आपका विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को जो है आपका विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जो है आपका विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को जो आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को जो आपका विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को आपका राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। 5 जून को जो आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो आपका मनाया जाता है, और ये जो आपका एमटीएस में पूछा गया था। 12 अगस्त को जो आपका अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 29 अगस्त को जो है आपका राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय खेल दिवस ये जो है किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो ये आपका मेजर ध्यानचंद के उपलक्ष्य में जो मनाया जाता है। और मेजर ध्यानचंद को जो है ये आपका हॉकी का जादूगर जो वो कहा जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 16 सितंबर को जो है ये आपका विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को जो ये आपका भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 1 दिसंबर को जो आपका विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि श्री रामकृष्ण परमहंस का जो है मूल नाम यानी वास्तविक नाम पूछा गया था। तो देखिए रामकृष्ण परमहंस का जो वास्तविक नाम है ना ये आपके गदाधर चट्टोपाध्याय है। तो गदाधर चट्टोपाध्याय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद का अगर वास्तविक नाम पूछा जाए तो देखिए स्वामी विवेकानंद का जो वास्तविक नाम था ना ये आपके नरेंद्र नाथ दत्ता था। इसके अलावा परमहंस योगानंद का वास्तविक नाम अगर पूछा जाए तो देखिए परमहंस योगानंद का जो वास्तविक नाम है ना ये आपके मुकुंद लाल घोष था। इसके अलावा रमन महर्षि का वास्तविक नाम अगर पूछा जाए तो देखिए रमन महर्षि का जो वास्तविक नाम था ना ये आपके वेंकटरमन अय्यर था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। सॉरी वेंकटर रमन नहीं, वेंकट रमन, ये जो है रमन महर्षि का वास्तविक नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि द पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री, यानी भारत का जो संसदीय शासन प्रणाली है ना ये किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए भारत का जो संसदीय शासन प्रणाली है ना ये आपका ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। तो ब्रिटेन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा हमारे संविधान में ब्रिटेन से और कौन कौन से आपके जो है प्रावधान लिए गए हैं, तो जैसे कि आपका एकल नागरिकता, कानून निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, न्यायालय के विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद, ये सभी जो आपके हैं ना ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि आईएसएफ चैंपियन रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल ये जो आपके किस राज्य से जो है ये आपके संबंधित हैं। तो देखिए रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल की बात कर ले तो ये जो आपके एक भारतीय निशानाबाज हैं जिन्होंने आईएसएफ राइफल विश्व चैंपियनशिप 2022 जो कि आपका मिस्र के काहिरा में आयोजित किया गया था, और इन्होंने जो है व्यक्तिगत पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल में जो है ये आपके भारत की तरफ से जो वो स्वर्ण पदक जीते थे। और ये जो आपके किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपके मुंबई महाराष्ट्र से संबंधित है। तो मुंबई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2020 के अनुसार भारत में मैंगनीज का जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो देखिए 2020 के अनुसार बात कर लीजिए या वर्तमान में भारत में मैंगनीज का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ना ये आपका मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि मैंगनीज अयस्क का सर्वाधिक भंडार ये जो है किस राज्य में है, ये तो आपका उत्पादन से हो गया। सर्वाधिक भंडार अगर पूछा जाए तो ये आपका उड़ीसा राज्य में है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अन्य प्रमुख खनिज की बात कर ले जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि आपका बॉक्साइट, निकेल, क्रोमाइट, आयरन और इन सभी का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है ना ये आपका उड़ीसा राज्य में किया जाता है। मैंगनीज का तो मैंने आपको मध्य प्रदेश बता दिया है। कोबाल्ट का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन ये आपका झारखंड राज्य में किया जाता है। कॉपर का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में किया जाता है।
गोल्ड यानी सोना का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है यह आपका कर्नाटक राज्य में किया जाता है। इसके अलावा लीड और सिल्वर और आपके जो है लीड सिल्वर का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है यह आपका राजस्थान राज्य में किया जाता है। टीन का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है वह आपका छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाता है। मैग्नीशियम का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है यह आपका तमिलनाडु राज्य में किया जाता है। लाइमस्टोन का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है यह आपका मध्य प्रदेश राज्य में किया जाता है। मीका यानी अभ्रक का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है यह आपका आंध्र प्रदेश राज्य में किया जाता है। इसके अलावा डोलोमाइट का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है यह आपका उड़ीसा के बाद आपका छत्तीसगढ़ में जो है सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि स्वयं सहायता समूहों के डिजिटलीकरण पर जो है एक परियोजना ई शक्ति ये जो आपका किसके द्वारा जो है ये आपका शुरू किया गया था। तो देखिए स्वयं सहायता समूहों के डिजिटलीकरण पर एक जो आपका परियोजना ये आपका ई शक्ति जो है वो शुरू किया गया था। और ये जो आपका ई शक्ति जो परियोजना है ना ये आपका नाबार्ड के द्वारा जो है वो शुरू किया गया था। तो नाबार्ड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर नाबार्ड की बात कर ले तो देखिए नाबार्ड का जो मुख्यालय है ना ये आपका मुंबई में स्थित है। और नाबार्ड की जो स्थापना है ये आपका 12 जुलाई 1982 को छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है इसकी स्थापना जो वो की गई थी। और नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष की बात कर ले तो देखिए वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं ये आपके श्री साजी के भी हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सुतापा तालुकदार का जो संबंध है ना ये किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो देखिए सुतापा तालुकदार का जो संबंध है ना ये आपके ओडिसी नृत्य से है। तो ओडिसी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ओडिसी जो है ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये आपका उड़ीसा राज्य का जो एक शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा ओडिसी नृत्य के अन्य प्रमुख कलाकार की बात कर ले जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है जैसे कि आधा कातिकर, मोहन महापात्रा, इसके अलावा पंकज चरण दास, हरे कृष्ण बेहरा, मायाधर रावत, संयुक्ता पाणिग्राही, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, माधवी मुद्दल, इसके अलावा रानी कर्ण, कालीचरण पटनायक, इंद्रानी रहमान, शेरोन लोवेन, मीरता भारबी और अदिति बंदोपाध्याय, अरुणा मोहंती, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके ओडिसी नृत्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सैंड फ्लाई मक्खी के काटने से कौन सा रोग होता है। तो देखिए सैंड फ्लाई मक्खी के काटने से जो है ये आपका काला जार जिसे जो आपका ब्लैक फीवर भी कहा जाता है। तो काला जार रोग जो है ये आपका सैंड फ्लाई मक्खी के काटने से होता है। तो काला जार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 4f कक्षक में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो है क्वांटम संख्याओं का कौन सा समूह जो है वो आपका सही दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि क्वांटम संख्याओं में जो है आपके 4 क्वांटम संख्याओं का जो है ये आपका 4 सेट होता है। और वो 4 सेट कौन कौन सा होता है। तो पहला आपका n होता है जिसे जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा जाता है। सेकंड आपका l होता है जिसे जो आपका अजीमुथल क्वांटम नंबर कहा जाता है। थर्ड जो आपका m होता है जिसे जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहा जाता है। फोर्थ आपका s होता है जिसे आपका स्पिन क्वांटम नंबर कहा जाता है। तो ये जो आपके 4 जो है वो क्वांटम संख्याओं का जो वो सेट होता है जिसमें जो आपका 4f कक्षक का पूछा गया था। तो देखिए 4f कक्षक में जो आपका सही होगा ना इलेक्ट्रॉनों के लिए वो आपका n = 4 होगा, l = 3 होगा, m = +1 होगा और s = +1/2 होगा यानी हाफ होगा। तो ये जिन्होंने भी इस समूह सही किया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा क्वांटम संख्या में अगर आपका 2s का पूछ ले तो देखिए 2s में जो आपका होगा n = 2 होगा, l = आपका 0 होगा, m = जो आपका 0 होगा, s = ±½ होगा। 2p का अगर पूछ ले तो 2p में जो आपका n = 2 होगा, l = जो आपका 1 होगा, m जो होगा वो आपका -1 से लेकर +1 तक होगा और s जो होगा वो आपका ±½ होगा। इसके अलावा 3D का अगर पूछ ले तो 3D में जो आपका n = 3 होता है, s = जो s आपका यहाँ पर l होगा, ठीक है। l = जो आपका यहाँ पर क्या होगा, l = आपका जो वो 2 होगा और m जो होगा वो आपका क्या होगा, तो m = -2 से लेकर जो है आपका +2 होगा और s = क्या होगा, तो s होगा जो आपका ±½ होगा। तो देखिएगा आगे के शिफ्टों में जो है यहाँ से आपके जो है वो जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि हरित क्रांति से संबंधित जो आपके प्रश्न पूछे गए थे यानी हरित क्रांति से जो आपके स्टेटमेंट बेस्ड जो है वो प्रश्न पूछे गए थे। तो देखिए हरित क्रांति से मैं आपको बता दूं कि हरित क्रांति का शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग है ना ये आपका विलियम गॉड के द्वारा किया गया था। और विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है किसे जाना जाता है, तो देखिए विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है ये आपके नॉर्मन बोरलॉग को जो है वो जाना जाता है।
वहीं अगर भारत में हरित क्रांति का जनक के रूप में जो है ये किसे जाना जाता है, तो देखिए भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है ये आपके MS स्वामीनाथन को जो वो जाना जाता है। इसके अलावा बात कर ले विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो विश्व में जो हरित क्रांति की शुरुआत है ना, ये आपका मैक्सिको से 1960 में जो इसकी शुरुआत जो वो की गई थी। और किस देश से शुरुआत किया गया था, तो ये आपका मैक्सिको देश से जो वो आपका शुरू किया गया था। इसके अलावा भारत में आपका जो हरित क्रांति की शुरुआत जो है ये कब हुआ था, तो ये आपका 1966-67 में जो है भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो हुआ था। और भारत में सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत ये जो है किस राज्य से हुआ था, तो ये आपका पंजाब राज्य से हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को जो है उच्च उपज देने वाली किस्में यानी जो आपका हाई यील्डिंग वेराइटीज़ होते हैं ना, HYB सीड्स के लिए जो है इन्हें विकसित करने के लिए उनके कार्य के लिए जो है नॉर्मन बोरलॉग को जो है 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार भी जो वो आपका प्रदान किया गया था। इसके अलावा बात कर ले हरित क्रांति की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं, तो देखिए हरित क्रांति की जो मुख्य फसलें ये आपका गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का, ये सब जो आपके हरित क्रांति की जो मुख्य फसलें हैं। और भारत में हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न में जो वृद्धि हुआ था ना, वो आपका गेहूं में हुआ था। तो ये जो जितने भी आपके जो पूछे गए हुए स्टेटमेंट वो मैं सारा आपको जो है यहाँ पर बता दिया हूँ। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि नॉर्मन बोरलॉग जो है ये कहाँ से संबंधित है, यानी किस देश से संबंधित है, तो अमेरिका फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि C3H3O का जो है नाम पूछा गया था। तो देखिए C3H3O का जो आपका नाम होता है ना, वो आपका हाइड्रोक्विनोन होता है। तो हाइड्रोक्विनोन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा हाइड्रोक्विनोन का जो प्रयोग है ये कहाँ पर किया जाता है, तो इसका जो इस्तेमाल है ये आपका फोटोग्राफी में जो वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एशिया कप 2022 के स्टेज 2 में जो है भारतीय तीरंदाजों के द्वारा ये जो है कितने पदक जो है वो जीते गए हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एशिया कप 2022 स्टेज 2 में जो है भारतीय तीरंदाजों के द्वारा जो है ये आपके टोटल 14 पदक जीते गए हैं, जिसमें 8 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक जो वो आपका शामिल है। इसके अलावा बात कर ले एशिया कप 2022 स्टेज 2, ये जो आपका भारतीय जो आपका तीरंदाजी का जो है आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया था, तो देखिए इसका जो आयोजन है ना, ये आपके इराक के सुलेमानिया में जो है इसका आयोजन जो है वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक जो आपका मनी इल्यूजन से जो है आपका एक प्रश्न पूछा गया था। मनी इल्यूजन से आपका क्या प्रश्न पूछा गया था, ये एग्जैक्ट मुझे नहीं मिल पाया है, तो जो भी एग्जाम देकर आप कमेंट करके बताइएगा कि मनी इल्यूजन से जो आपका क्या प्रश्न पूछा गया था। तो इतने प्रश्न जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी तरह एसएससी के रियल एनालिसिस पाने के लिए मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपको मेरे चैनल के अलावा कोई ऐसा चैनल नहीं मिलेगा जहाँ पर आपको 100% रियल एनालिसिस देखने को मिलता होगा। तो अगर आपको 100% रियल एनालिसिस चाहिए, यानी जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वही आपको सिर्फ यहाँ इस चैनल पर मिलेगा, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।